हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों ने यूपीबीएड के फॉर्म फिल कर ही दिए होंगे। अब आप लोग को तैयारी करनी है अच्छे से, जिससे कि आपकी रैंक अच्छी आ सके और आपको गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल सके। तो ये गवर्नमेंट सीट पे होगा तो वहाँ पर फीस आपकी कम लगती है। तो इसके लिए आपको रैंक अच्छी लानी होगी। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ और ये देख सकेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी पीवाईक्यूज ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे पहले 2024 का पेपर हमने सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे कॉमर्स का, कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो अगर आपने वो प्रीवियस पेपर नहीं देखा है तो दूर से देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आएंगे सारे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहें, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर से करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई। भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आरबीआई। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे आप शॉर्ट में एएस बोलते हैं, वो कौन जारी करता है। तो उसे जारी कौन करता है, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि अगर इसे शॉर्ट में आप कहिए तो आईसीएआई जो है वो जारी करती है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा-सा। ये होता क्या है, भारत में आईसीएआई, ये भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि जो एसबी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है, के द्वारा जारी होते हैं, जो कि किसके अंडर में काम करता है, आईसीएआई के ही अंडर में काम करता है। और एएसबी की स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। और आईसीएआई की स्थापना हुई थी 1949 में। ये दोनों डेट्स को याद रखिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो वो आपका कलकत्ता में है। इसको भी जरूर से ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट है। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, मूल लेखांकन समीकरण आधारित है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर जो आपके अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं, जो कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल प्लस हो जाता है लायबिलिटी। ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप इसको तीन तरह से लिख सकते हैं। कैपिटल बाहर आ जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी हो जाएगा, लायबिलिटी यहाँ पर बाहर आ गया, एसेट माइनस कैपिटल हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यही इक्वेशन जो है ये किस बेस पर बनी हुई है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये आपकी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है, द्विपहली अवधारणा या द्विपक्षीय अवधारणा कह सकते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। तो ये क्या है, ये आपके लेखांकन के अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर आज के टाइम में हमारी अकाउंटिंग चलती है। चलिए नेक्स्ट है। पेटेंट राइट अकाउंट इज, जो पेटेंट अधिकार खाता है वो कौन सा खाता है। पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या फिर ये तीनों ही है। तो आपको पता ही है कि अकाउंट जो होते हैं तीनों तरह के होते हैं। किसी व्यक्ति का खाता जो है वो पर्सनल हो जाता है। जो एसेट्स आपकी होती हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या वो करेंट हो, दोनों ही किस में जाती हैं, रियल में। और जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए, जो आपको इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब किस में जाता है, नॉमिनल में जाता है। तो यहाँ पर पेटेंट राइट जो है वो किस में जाएगा, वो आपका रियल अकाउंट होता है, वार्षिक खाता होता है। क्योंकि पेटेंट अगर आपने किसी चीज़ को किया तो पेटेंट क्या है, आपकी एसेट ही है, इंटेंगिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति है, लेकिन वो एसेट है। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ लेजर इज टू, यहाँ पर कह रहा है बही खाते का उद्देश्य क्या होता है। क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन, लेन देनों का वर्गीकरण, ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन, लेन देनों का समूहीकरण, फाइंड बैलेंस इन ईच अकाउंट, प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो लेजर बनाने का पर्पस क्या होता है, तो ये भी होता है कि पहले तो हमने जर्नल बनाया, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। जर्नल में जो भी अकाउंट्स हमने रखे होते हैं उन अकाउंट से हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। तो अलग-अलग उनका को क्लासिफाई करना, डेटर्स अकाउंट अलग हो गया, क्रेडिटर का अलग हो गया, वो सारे। और उनको एक, जैसे जितने क्रेडिटर हैं वो एक अकाउंट एक लिस्ट में आ जाएँगे, जितने डेटर्स है वो एक तरफ आ जाएँगे, तो उनको कॉपी भी कर सकते हैं हम आसानी से। और साथ में हमको बैलेंस पता चल पाता है अलग-अलग अकाउंट का। उसी बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर सारे ही पर्पस आपके पूरे होते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हार्थोन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय। हार्थोन परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज एल्टन मायो के द्वारा, जॉर्ज एलिजाबेथ मायो के द्वारा, जॉर्ज इजन मायो के द्वारा, जॉर्ज मायो के द्वारा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, मायो। तो अगर आपने याद सिर्फ मायो कर लिया तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं। आपको पूरा नाम याद करना पड़ेगा, क्या है? जॉर्ज एल्टन मायो जो है उनके द्वारा किया गया था हार्थोन परीक्षण। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इनके बारे में देख भी सकते हैं कि जो हार्थोन परीक्षण जॉर्ज अल्टमेयर द्वारा कब हुआ था? 1927 से 1932 के बीच में किया गया था। ये अमेरिका के शिकागो शहर के पास स्थित हार्थोन एक जगह है। उस पर इसी उसी के नाम पर इस परिसर का नाम पड़ा है। पर स्थित वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करने वाले हजारों मजदूरों पर परीक्षण किया गया। यह प्रयोग प्रबंधकीय विचारधारा के इतिहास में मील का पत्थर है। यह उत्पादन तथा मानवीय व्यवहारों के बीच संबंधों पर आधारित है। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि किससे रिलेटेड है? तो ये जो प्रोडक्शन होता है और जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, यानी कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसके बीच जो रिलेशन होगा उसको बताता है। चलिए नेक्स्ट है द लायबिलिटी ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ। यहाँ पर कह रहा है एकल स्वामी के देयता सीमित होती है। His capital invested in the business, the value of his business asset, the value of his business asset and his all private asset, none of these। यहाँ पर कह रहा है जो सोल प्रॉपर्टी यानी कि एकल व्यक्ति एकल स्वामित्व वाला में एक ही व्यक्ति है, वही बिजनेस को हैंडल कर रहा है, वही चला रहा है, वही बिजनेस का कंप्लीटली ओनर है। तो यहाँ पर कि देयता जो होती है लायबिलिटी जो है उसकी कहाँ तक है? जब आप अकेले ही हैं, सारे डिसीजन आपके, सारी पूंजी आपकी है, सारा प्रॉफिट आपका है, तो सारे दायित्व भी क्या होंगे? आपके होते हैं। और वो कहाँ तक होंगी? उसकी जितनी भी एसेट है बिजनेस की और उसकी जो प्राइवेट एसेट है, बिजनेस के साथ साथ उसके प्राइवेट एसेट की भी लायबिलिटी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A statutory corporation can be formed by। एक वैधानिक निगम का निर्माण हो सकता है। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर कह रहा है कि एक वैधानिक निगम जो होती है वो कैसे बनेगी? अब वैधानिक निगम होती क्या है? आपने नाम सुना होगा LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के नाम से है। ONGC आपने नाम सुना होगा। अलग अलग इस तरह से जिसमें भी कारपोरेशन वर्ड लगा होता है तो वहाँ पर उसको जो बनाया जाता है तो उसके लिए एक अलग से विशेष अधिनियम बनता है, एक एक्ट बनता है। LIC बनने से पहले LIC का एक एक्ट बना था। LIC में जो भी काम होते हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे होती है कि कैसे बनता है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बनता है। और वो कंपनी अधिनियम से क्या होता है? टोटली डिफरेंट होगा। और उसको बनाना, उसको समाप्त करना, दोनों ही उस अधिनियम के द्वारा ही किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल ऑफ एग्जिम बैंक इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम। भारत में निर्यात आयात बैंक का मॉडल लिया गया है। ब्रिटेन से, USSR से, जापान से, USA से। तो यहाँ पर एग्जिम जो बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जिसे कहा जाता है, वो उसका को जो मॉडल है यानी कि ऐसा बैंक होना चाहिए, तो किससे लिया गया था? तो जापान से लिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कब बना था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो विदेशी व्यापार हेतु वित्तीय व्यवस्था हेतु भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 1982 में बना था तथा इसने जो काम करना शुरू किया 1982 1 मार्च 1982 से किया। सिर्फ डायरेक्टली आपसे ये पूछता है कि एग्जाम बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर जापान है, सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर ऑफ क्रेडिट इज ओपन इन केस ऑफ। साख पत्र खोला जाता है निम्न दशा में। फॉरेन ट्रेड में, इंटरनल में, बोथ ए एंड बी, ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है या बिल ऑफ लोडिंग है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो वो कब आते हैं? जब भी आप फॉरेन ट्रेड कर रहे होते हैं, विदेशी व्यापार कर रहे होते हैं, वहां पर इनकी नीड होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन इंक्लूड। विवेकीकरण में सम्मिलित है रेशनल यूज ऑफ मनी ओनली, केवल रुपयों का विवेकपूर्ण उपयोग, साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट परियोजना प्रबंध, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक दायित्व। जो आपका विवेकीकरण है इसकी बात किसने की है? टेलर ने की है। और टेलर किसके जन्मदाता थे? साइंटिफिक मैनेजमेंट के थे। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। होता क्या है यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि वैज्ञानिक प्रबंध के प्रयोग से विवेकीकरण सही रूप से लागू होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कार्यों का बंटवारा, श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन, ये सब चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्लिट द कॉस्ट प्रिंसिपल वाज इनिशिएटेड बाय।
सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आर.सी. डेविस है, हेनरी फ्योल है, पीटर ड्रकर है या फिर अर्नेस्ट डेल है। तो आपने जो हेनरी फ्योल है इनके 14 प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, 14 सूत्री सिद्धांत इन्होंने दिए थे, उसी में आपका एक सिद्धांत इन्होंने सहयोग की भावना भी दिया था। तो ये किसका है? हेनरी फ्योल का है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। और ये किसके जन्मदाता थे? हेनरी फ्योल जो थे ये प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एंटरप्राइज द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दैट। होते ही तीनों ही मैनेजमेंट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कौन एस्टैब्लिश करेगा? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोग जो होते हैं, काम किस तरह से किया जाएगा, कौन किस पोजीशन पे होगा, ये सारी चीजें या पॉलिसी है, नीतियां बनाने का काम कौन करता है? वो आपकी टॉप मैनेजमेंट करती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है द की फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक इज प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं होती हैं प्रैग्मेटिक ओनली, नॉर्मेटिव एंड प्रैग्मेटिक, पॉजिटिव एंड प्रैग्मेटिक या फिर इट इज एन आर्ट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र जो होती है मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो उसकी विशेषता क्या है? तो नॉमिनेटिव और प्रैग्मेटिव दोनों ही होती हैं, परिणामवादी भी होती हैं और मानकीय भी होती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व्स आर यूजुअली जो थर्सता वक्र होते हैं प्रायः किस तरह के होते हैं? कन्वेक्स उन्नतोदर होते हैं, कनकेव नतोदर हैं, एल शेप्ड होते हैं या फिर वर्टिकल लंबवत होते हैं। तो ये आपके किस तरह के होते हैं? कुछ इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो ये किस तरह के होंगे? ये उन्नतोदर होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं और अच्छे से ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। एक यहाँ पे इस तरह से होता है और कई रेखाएं बनती हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट है द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज इज पूरक उत्पाद वस्तुओं की मांग की आड़ी कीमत लोच होती है ग्रेटर देन 1 एक से अधिक, निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, 0 होती है। पूरक उत्पाद वस्तुएं जो होती हैं यानी कि एक का अगर आप कर रहे हैं यूज तो आपको दूसरी भी चाहिए ही चाहिए होती है, तो उनकी जो होती है वो निगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की कीमत घट जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाई मौद्रिक नीति का निर्धारण, निर्माण एवं घोषणा डैश द्वारा की जाती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको कौन बनाता है? ये क्वेश्चन कह रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई है, स्टेट गवर्नमेंट है, एसबीआई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, आरबीआई का होता है। अगर बात की जा रही है वहाँ पर राजस्व नीति की, फिस्कल पॉलिसी की बात की जा रही है तो वो बनाती है आपकी भारत सरकार। लेकिन जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो बनाती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड ऑन भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा आपको सबको याद ही होगा इस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, 26 जैन 1948 है, 1 जैन 1949 है, 26 जैन 1950 है या फिर 1 जैन 1956 है। तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। एक आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये तो राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक क्वेश्चन ये आता है कि बना कब था? तो ये जो बनाया गया था, स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। तो ये तीनों ही डेट्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नाबार्ड प्रोवाइड्स द फाइनेंस फॉर नाबार्ड जो है वो पुनर्वित्त प्रदान करता है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ऑल ऑफ द जो नाबार्ड होता है वो मेनली क्या है आपका रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया बैंक होगा और ये जो देगा वो तीनों ही टाइमिंग के लिए आपको ऋण प्रदान करता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरटीपी एक्ट जो है वो किससे रिलेट करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स ओनली, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इश्यूज, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो एमआरटीपी है एक्ट है आपका वो किससे रिलेटेड है? तो ये करता है कि कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म ही एक तरह से समझ लीजिए कि एक अधिकार एवं अनुचित व्यापार अधिनियम है ये। और इसका मेन काम यही होता है ये देखना कि
किसी भी तरह का कोई एकाधिकार कोई एक कंपनी का ना होने पाए, मार्केट में क्या रहे कॉम्पिटिशन बना रहे जिससे कि प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई ना हों और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका बेनिफिट हो सके, उनको सही मूल्य पे वस्तुएँ मिल सकें। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए जीवन बीमा निगम की स्थापना निम्न रूप में हुई थी गवर्नमेंट कंपनी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी सब्सिडरी कंपनी तो सॉरी यहाँ पर पब्लिक कॉर्पोरेशन है अभी इसके बारे में हमने डिस्कस किया ही था कि ये क्या है ये एक तरह का कॉर्पोरेशन है निगम है तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी है इसको इसका पहले क्या बना था एक अधिनियम बना था उसके बाद उस अधिनियम के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज आर प्राथमिक समकों को संकलित करने का उपकरण है इंटरव्यू मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड है क्वेश्चनेयर मेथड है या फिर ऑल आर करेक्ट तो प्राथमिक समंग जो होते हैं तो प्राथमिक समंग जो होते हैं हमने पढ़ा होगा एक प्राइमरी डेटा होता है सेकेंडरी डेटा होता है तो सेकेंडरी डेटा होता है जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ आपकी मैगजीन पब्लिश करी है रिजर्व बैंक करता है तो उसमें से आपने डेटा निकाला तो वो क्या हो जाता है सेकेंडरी डेटा होता है जैसे कि आप ही हैं अगर यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं कि यूपी की जनसंख्या क्या है यूपी में कौन सी जगह आप सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है शिक्षित उसकी दृष्टि से या गरीबी कहाँ पर कितनी है तो गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं वही आंकड़े आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या है सेकेंडरी डेटा है लेकिन अगर आप कोई चीज़ खुद कलेक्ट कर रहे हैं खुद ढूंढ रहे हैं तो वो क्या हो जाता है प्राइमरी डेटा होता है तो उसको संकलित करने के उपकरण कौन से होते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो इंटरव्यू भी आप ले सकते हैं आप अवलोकन भी कर सकते हैं आप प्रश्नावली भी तैयार कर सकते हैं करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सीरियली अरेंज सीरीज इज नोन एज क्रमबद्ध समकमाला के केंद्रीय मूल्य को कहा जाता है अर्थमेटिक मीन मोड है मीडियन है क्वार्टाइल है यहाँ पे क्या कह रहा है क्रमबद्ध समकमाला के केंद्रीय मूल्य यानी कि जो आपका सेंट्रल में आ रही है वैल्यू उसको क्या कहते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी है अलग अलग इसमें जो सेंट्रल में आ रही होगी जैसे कि ये वैल्यू सेंट्रल में कोई आ रही है तो ये क्या कहलाती है तो अगर कोई भी है सेंटर में आ रही है यानी कि दो किसी समफलों को बीच से वो आधा-आधा बाँट रही है, तो उसे हम मीडियन कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मानक विचलन की गणना किस आधार पर की जाती है? मीन, मीडियन, मोड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन जो आप निकालते हैं तो उसको हम किससे निकालते हैं? उसको मीन से निकालते हैं। जो मीन डिविएशन होता है उसको आप मीन, मोड, मीडियन किसी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मीन से ही माध्य से ही निकालते हैं। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन एनालिसिस इज अ मेजर ऑफ प्रतिगमन विश्लेषण मापक है डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप डिग्री ऑफ एसोसिएशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नन ऑफ दीज यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिगमन विश्लेषण है उसका मापक क्या होता है तो इसका मापक होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप संबंध का कारण एवं प्रभाव आपको ये देखना होता है कि एक का दूसरे पर क्या हो रहा है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है तो यही चीज देखी जाती है कि जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है सॉरी इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखना होता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज आधार वर्ष के लिए सूचकांक सदैव लिया जाता है 0 100 200 1000 जो इंडेक्स नंबर आपने निकाले होंगे मतलब स्टैटिक्स आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर निकाले जाते हैं तो वहाँ पर बेस नंबर लिया जाता है बेस नंबर जो होता है वो हमेशा ही कितना होता है 100 होता है तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं टोटल इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा बाकी के हम उसमें 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से करिएगा और ये वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर दीजिएगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू